नमस्कार। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता में अपना कब्जा जमाने में कामयाब हुई है, तो उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुश्किलें खड़ी होती भी नजर आ रही हैं। इस लोकसभा चुनाव में दर्शकों, हमने देखा कि बीजेपी ने प्रमुखता के साथ देश भर में चुनाव लड़ा। एनडीए के 38 घटक दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी अब क्या अपने सहयोगियों के दम पर सरकार को चला पाएगी? प्रथम दृष्टया आधार पर तो ये देखने को मिला, क्योंकि तमाम सहयोगी दलों से समर्थन मिला और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर नेता सदन होने की यहां पर मोहर भी लगती नजर आई। सरकार का गठन हो गया, कैबिनेट मंत्रालयों का आवंटन हो गया और केंद्रीय मंत्रियों ने शपथ भी ले ली। इसके साथ साथ संसद का सत्र भी शुरू हो गया। लेकिन बड़ा सवाल अब महाराष्ट्र की राजनीति से खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त देखा जाए तो राजनीतिक समीकरण कुछ आसान नहीं है। महाराष्ट्र में इस वक्त महायुति गठबंधन की सरकार चल रही है। वही महायुति गठबंधन जो कि एनडीए में शामिल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव के जब नतीजे सामने आए तो महाराष्ट्र की राजनीति ने सबको चौंका दिया। कांग्रेस पार्टी, जो लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति से काफी कोसों दूर नजर आ रही है, वो पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरती नजर आई। इसके साथ साथ उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी जबरदस्त जीत मिली, क्योंकि शिवसेना 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे ने जब बीजेपी की तरफ रुख किया, उसके बाद दो फाड़ हो गई थी सिंबल को लेकर के, और पार्टी की गतिविधियों को लेकर भी लगातार निर्वाचन आयोग और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट तक मामले अभी लंबित हैं। लेकिन पार्टी का प्रदर्शन इस लोकसभा चुनाव में बेहतरीन रहा और इसके दम पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इसके साथ साथ बात करें तो एनसीपी में भी वर्ष 2023 में दो फाड़ देखने को मिली थी। 1 जुलाई को जिस तरीके से शरद पवार गुट से अलग होकर 9 विधायकों को लेकर शिवसेना में, या यूं कहें कि महायुति सरकार में शामिल होने वाले अजित पवार गुट की परिस्थितियां कुछ मुश्किल नजर आ रही हैं। शरद पवार गुट को 9 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती है और ऐसे में अजित पवार गुट अब इसलिए मुश्किलों में है क्योंकि महज 1 लोकसभा सीट जीत पाया है और ऐसे में केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि अजित गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल की तरफ से साफ तौर पर बीजेपी को यह संदेश दे दिया गया है कि जब अनुप्रिया पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना दल सोनेलाल की नेत्री है, जयंत चौधरी जिनके पास महज 2 सांसद हैं, इसके साथ साथ यदि बात की जाए तो जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके पास महज 1 सांसद है। और ऐसे में इन नेताओं को जब केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय मिल सकता है, तो आखिरकार फिर शिवसेना या एनसीपी को केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय क्यों नहीं मिला? ये चुनौती दोहरी बनकर के यहां महाराष्ट्र की राजनीति में सामने आ चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति की जो प्रक्रिया है और जो समीकरण इस वक्त देखे जाए तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के अलावा विपरीत दिखाई देते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में आगामी 90 दिनों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले। 288 सदस्यीय विधानसभा में इस वक्त देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट के विधायकों के समर्थन के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार चला रही है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई एकनाथ शिंदे और शरद पवार अब बगावत करते हुए नजर आएंगे? क्या वाकई एकनाथ शिंदे और शरद पवार के साथ मिलकर के कुछ ऐसी रणनीतियां यहां पर कांग्रेस पार्टी या उनके पुराने घटक दल तैयार करते नजर आएंगे, जिसके दम पर महाराष्ट्र से बीजेपी की सत्ता का तख्ता पलट किया जा सके? दरअसल सवाल यह भी उठ जाता है कि आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को खुश न कर पाने के चलते महाराष्ट्र की राजनीति में विधानसभा चुनाव जीत पाएगी? क्योंकि बहुमत का आंकड़ा जरूर 145 का है, लेकिन मुश्किलें बीजेपी के लिए भी खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि इस वक्त देखा जाए एनसीपी, शिवसेना और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी, तीनों का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। तीनों महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ने की यहां पर ताल ठोकती नजर आ रही हैं और लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो इन चुनौतियों को आधार मानते हुए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी का रास्ता भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में
कांग्रेस पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की तरफ से साफ संकेत दे दिए जाते हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। यानी कि देश की राजनीति के सबसे अनुभवी नेता माने जाने वाले शरद पवार भी अब इंडिया अलायंस का ही यहाँ पर जो है एक तरीके से इंडिया अलायंस को महाराष्ट्र में उदय करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आप देखें दर्शकों, तो यहाँ पर जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी और कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मिलकर के चुनाव लड़ा था, वहां पर दोनों पार्टियां यहां पर बहुमत लाने में कामयाब नहीं हो पाई थी और इसके साथ साथ अधिक संख्या बल के मौजूद होते हुए शिवसेना और बीजेपी ने सरकार बना ली थी। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो परिस्थितियां कुछ विपरीत नजर आती हैं। परिस्थितियां विपरीत इसलिए नजर आती हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को दर्शा दिया है। महाराष्ट्र में बात करें तो अजित पवार गुट के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल की तरफ से ओबीसी और मराठा वोट बैंक के बीच और आरक्षण के बीच छिड़ी जंग को भी एक नई यहां पर हवा दे दी गई है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ओबीसी वोट बैंक के साथ महाराष्ट्र में खिलवाड़ नहीं होगा, जबकि मराठा वोट बैंक, मराठा समुदाय लगातार इस आरक्षण की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं कि मराठा आरक्षण को महाराष्ट्र में कानूनी अमली जामा पहनाया जाए। आखिरकार मराठाओं की सबसे बड़ी आवाज रही यहां पर शिवसेना, क्या इस चीज को समर्थन देती हुई नजर आएगी और क्या एकनाथ शिंदे के साथ खड़ी हुई नजर आएगी? आपको बता दें कि मुंबई में हुई एक बैठक में एकनाथ शिंदे और अजित पवार की गुट के करीब 40 विधायकों ने एक फैसला लेने का निर्णय लिया। मुंबई में हुई इस बैठक में यह फैसला लेने का निर्णय किया गया कि यदि महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में अपने सहयोगी दलों को नहीं देती है, तो ऐसे में आगामी वक्त में विधानसभा का चुनाव लड़ना संभव एक साथ नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं ये पार्टियां अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। दूसरी तरफ शरद पवार गुट के नेताओं की तरफ से और उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत की तरफ से ये कहा गया है कि महाराष्ट्र में इस बार परिवर्तन की लहर चलने वाली है, इंडिया अलायंस सरकार बनाने वाला है और ऐसे में बीजेपी बौखलाहट में दिखाई दे रही है। आखिरकार क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने अपने पुराने दलों को यहां पर किनारा करके कोई बड़े राजनीतिक यहां पर नुकसान का सामना कर लिया है? क्योंकि जरूर करीब 2 साल से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो बने हुए हैं, लेकिन क्या आगामी वक्त में महाराष्ट्र के लोग उन पर अपना विश्वास जता पाएंगे? ये लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कहीं ना कहीं और भी ज्यादा गहरी चिंताएं प्रकट कर दी हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने जिस तरीके से जो रूपरेखा तैयार करने का यहां पर काम किया है, वो वाकई में बीजेपी हाईकमान के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ाने वाला है। क्योंकि यहां पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें, आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ यहां कैबिनेट मंत्रालयों को लेकर के एनडीए में उथल पुथल का माहौल देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक गतिविधियों को साधने का प्रयास कर पाएगी? देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह की एक फॉरेन सीक्रेट मीटिंग होती है और उस सीक्रेट मीटिंग में महाराष्ट्र की राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा की जाती है। आखिरकार क्या अजीत पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट अलग होते हुए नजर आएंगे? और यदि ये गुट अलग हो जाते हैं तो फिर महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अकेले दम पर चुनाव लड़ना और चुनाव में जीत दर्ज कर पाने के बाद सरकार बनाना इतना आसान दिखाई नहीं देता है। घेराबंदी का प्रयास इंडिया अलायंस की तरफ से किया जा रहा है और ये तमाम जो इंडिया अलायंस के सहयोगी पार्टनर हैं, ये आत्मविश्वास से महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद लबरेज नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति किस तरफ करवट बदलती है और किस तरीके से रणनीतियां तैयार की जाती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।